करते हैं। अब हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा जोड़ी हैं, जो मार्केट में करीब 3 दशक का अनुभव रखती हैं। इनसे समझते हैं कि मार्केट में क्या इस समय रणनीति हो। देवीना जी घरेलू मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट को भी काफ़ी अच्छे से समझती हैं और मैक्रो और माइक्रो दोनों पर इनकी मजबूत पकड़ है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में भारतीय मार्केट में आपका एक व्यू हमेशा ही रहा है कि सबसे बड़ा रिस्क है इस मार्केट में पार्टिसिपेट ना करना। हर बुरी खबर पर मार्केट में बाइंग आई है। अब इस समय आप मार्केट को कैसे देख रही हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। हाँ, लगभग 1 महीना पहले भी मैं आपके चैनल पे आई थी, तो मैंने कहा था एक तो मैक्रो साइड पे कई सारे जो प्रश्न चिन्ह थे वो अभी कुछ हद तक भारत के लिए अच्छी हालात में है। जीडीपी नंबर एस्टिमेट से आगे आया और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि मुद्रास्फीति की दर कम हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गई, खाद्य पदार्थों में इन्फ्लेशन कम हुई और क्रूड जिसका पूरा अभी तक इफेक्ट जो है वो आया नहीं था इन्फ्लेशन पे, वो भी आपको नजर आएगा क्योंकि क्रूड से रिलेटेड बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सबका भी दाम कम होना। भारत कच्चे तेल का इतना निर्यात आयात करता है कि वो चीज भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ओवरऑल स्थिति मैक्रो में काफी समय के बाद बेहतर हुई और मैंने पिछली बार कहा था कि आरबीआई के पास अब मौका है कि अब रेट कट कर सकते हैं। उसके बाद तो रेट कट की खबर आ भी गई, तो वो सब चीजें तो अब एक तरह से कहें तो सब बेनाइन एनवायरनमेंट है या वर्चुअस साइकिल की अब सब चीजें अपनी जगह पर हैं। तो मैंने मैं देख रही थी अपने जब किताब आने के बाद फरवरी में जो पॉडकास्ट किए थे, उसमें मैंने सब में यही कहा था कि अगर आप करेक्शन का इंतजार कर रहे थे बाजार में निवेश करने के लिए, तो अब आपने निवेश किया क्या। तो वहां से तो बाजार मेरे ख्याल 15% से ज्यादा चल चुका है। अभी भी आपको ऑफ कोर्स सेक्टर और स्टॉक्स का चुनाव करना पड़ेगा, पर अभी भी वही स्थिति है जो आपने कहा था कि रिस्क वही है कि आप निवेशित ना रहें, क्योंकि वो चीज अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि बाजार में क्रैश का बहुत बड़ा खतरा हो। तो ये मैं नहीं कहती कि यहाँ से बाजार नीचे जा ही नहीं सकता है, पर ओवरऑल आपको जो भी आपकी इक्विटी एलोकेशन है, मैं बार बार ये जरूर कहती हूँ कि आप 100% कभी भी इक्विटी में नहीं लगाइए, स्टॉक मार्केट में नहीं लगाइए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी म्यूचुअल फंड के थ्रू, पर जो भी आपका इक्विटी का एलोकेशन है उसमें निवेशित रहिए। चलिए, इस समय हालांकि आप जानी जाती हैं एक बॉटम अप स्टॉक पिकर के तौर पर, लेकिन इस समय सबसे बड़ी अगर कोई मैक्रो थीम भारत में पिक करनी हो तो वो क्या होगी? मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कौन से सेक्टर में हम ओवरवेट हैं। ऑफ कोर्स हम्म। अभी तो ये तिमाही खत्म हुई है, तो अगले 2-3 हफ्तों में हम एक बार फिर से देखेंगे कि क्या बदला है, क्योंकि हर तिमाही पे हम लोग देखते हैं अपने पोर्टफोलियो को बेस जीरो से कि आज हमारे पास कैश हो तो हम कहाँ निवेशित होंगे। उस नजरिए से देखते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि पिछले लगभग 1.5 साल से जहां हम लोग ओवरवेट रहे हैं वो है फार्मा एंड हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स। तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उसके अलावा जहां हम लोगों ने ऐड किया है पिछले 2 तिमाही में, एक तो एफएमसीजी कंपनीज काफी हमारे सिस्टम्स में ऊपर आने लगी और उसमें हमने निवेश किया है। अब हम लोग उस सेक्टर में ही ओवरवेट हो गए होंगे। सब बड़ी कंपनियां ही नहीं, उसमें हर तरह की कंपनियां हैं। और बैंक में हम लोग अभी ओवरवेट तो नहीं है, पर बैंक में हमने ऐड किए हैं पिछले 6 महीने में। और बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो 5 साल अगर हम लोग देखें 2020 से 2024 तक, 2020, 21, 23, 24 में सब में निफ्टी को बहुत अंडर परफॉर्म किया। एक ही साल था 2022 जब उसने आउट परफॉर्म किया, और शायद अब 3 साल के बाद उस तरह का कुछ फेज आता नजर आ रहा है। तो मैम ने जो अभी दो बातें महत्वपूर्ण कही कि बैंक्स में एडिशंस काफ़ी किए गए हैं और एफएमसीजी पे आप ओवरवेट हो गए, दैट्स गुड, ये बड़ी बात आपने कही। मैम, आपका जो पहला बैकग्राउंड था ना, जिसमें एक पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें एक शब में फरोज़ा रखी हुई थी, वो बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छा बैकग्राउंड था। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट वन, बट इट्स अ सरप्राइज पैकेज टुडे। खैर, एनीवे मैम, एक और चीज़, शायद हम हिस्टोरिकल प्राइस को अपने जहन में रख के थोड़ा सा एक वेट ले लेते हैं।
अब जब डिफेंस के स्टॉक को चल के देखते हैं ना, BL आई मीन 70 रुपये का स्टॉक आज 450 रुपये का। हम कहते हैं कि नहीं दैट्स इनफ, बहुत चल चुके हैं। बट ग्लोबली अगर आप इस वक्त देखें, जितने भी गुट हैं, चाहे वो नेटो, इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, हर जगह इस वक्त डिफेंस उपकरणों की, इक्विपमेंट्स की एक जिसे कहते हैं ना मीन प्रतिस्पर्धा सी लग गई है बीते 6 महीने में। डिफेंस पर आपका व्यू क्या है? आप क्या सोचती हैं, यहाँ से अभी और वेल्थ क्रिएट करके देगा क्या डिफेंस? मुझे लगता है बहुत नैरो थीम्स में अधिक निवेश नहीं करना चाहिए। एज अ मैं ये तो एक ओवरऑल बता रही हूँ आपको। दूसरी बात, डिफेंस में एक रिस्क जो लोग नहीं समझते हैं, डिफेंस ही नहीं मतलब जो लोग सप्लाई करते हैं रेलवेज को, डिफेंस को, किसी भी तरह की या हाईवे रिलेटेड किसी भी तरह की सरकारी संस्था को अगर आप सप्लाई करते हैं या उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एक रिस्क जो लोग भूल चुके हैं कि सरकार को सप्लाई करना एक रिस्क होता है, क्योंकि उसमें आपको पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैंने बात भी की थी, एक पुरानी कंपनी है जो उसके और भी बिजनेसेस हैं पर उनका डिफेंस का भी बिजनेस रहा है, तो मैंने उनके प्रमोटर से पूछा था कि पैसा निकलता है क्या? बोलते हैं वही तो सबसे मुश्किल चीज होती है। और मैं बैंकर भी रही हूँ, तो हमेशा से चाहे बैंकर हो या इक्विटी एनालिस्ट हो, सरकार को सप्लाई करना एक रिस्क एरिया होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको कोई चीज मिलती ही है कि आप सबसे लोएस्ट बिडर, तो उसमें मार्जिन पहले ही कम होता है। फिर लगभग हर चीज में कोई ना कोई ओवररन होता है, फिर वो आप बड़ी ही मुश्किल होती है ओवररन का आपको पैसा मिले। जैसे जो सीलिंग है बॉम्बे का, उसमें जो ओवररन हुआ था उसमें पैसा निकालते निकालते ही कंपनी की हालत खराब हो गई थी। और आखिरी में भी जब आप सरकार को सप्लाई करते हो तो सरकार कुछ पैसा अपने पास रखती है कि ये जब चीज अच्छे से चलेगी तो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद मिलेगा। अब आपके पास मार्जिन तो वैसे ही कम है और वो आखिरी का पैसा मिलना जो आपका पूरा मार्जिन का पैसा है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि अरे ऑर्डर बुक इतनी हो गई, लेकिन ये रिस्क समझते नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान से अ, वो कंपनी में निवेश करना है जो सरकार को सप्लाई करती है। ओके, ये पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं FMCG पे दोबारा आता हूँ। मैं एक पॉइंट जो कि शायद मेंशन करना चाहता था, पूछना चाहता था। एक बास्केट में एक प्राइस वॉर हुई, मार्केट शेयर की वॉर हुई, पेंट सेगमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नए खिलाड़ी आए, उन्होंने मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का प्राइस डैमेज भी हुआ। उस खेमे में, उस स्पेस पर, पेंट स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? क्या उस बास्केट में भी कुछ एडिशन किए हैं आपने, जिसमें क्रूड उनके लिए अब एक बड़ा एडवांटेज भी है? हाँ, क्रूड एडवांटेज है। ये मैं कल किसी को यही बोल रही थी कि अब ऑन द मार्जिन क्रूड का एडवांटेज है, बिकॉज पेंट में दो चीज हुई हैं। एक तो है कि प्राइस वॉर हुई है, उसके कारण दाम घटे हैं। दूसरा ये है कि कस्टमर ने भी, जो बोलते हैं डाउन ट्रेडिंग, की जो चीज पहले वो ज्यादा प्रीमियम वाला पेंट खरीद रहे थे, अब वो कम कैटेगरी ही उन्होंने बदल दी है, थोड़ा सस्ता वाला पेंट खरीद रहे हैं। तो वो चीज एक ओवरऑल थी। हमारे पास तो एक ही पेंट कंपनी थी अपने पीएमएस में, वो उसी का भी वो जो आई थिंक लास्ट वीक की जो खबर आई है, वो दैट वाज द ओनली कंपनी वी हैड। बट ओवरऑल पेंट स्पेस अभी भी कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है हमारे सिस्टम्स को। अब देखते हैं अगर इस बार कुछ बेटर लगा, पर अभी ये तो एक ऊपर से इशू है पेंट्स में कि आपका डाउन ट्रेडिंग भी हो रही है कस्टमर की तरफ से और प्राइस वॉर भी हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आईटी की बात करें, आज हालांकि शुरुआत अच्छी हुई लेकिन फिर कोलैप्स हुआ, लेकिन आईटी पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? खासतौर से जो यूएस से समीकरण बैठ रहे हैं और अब वहाँ फेड पर भी काफ़ी प्रेशर है कि रेट कट करें, क्या व्यू रहेगा आपका? रेट कट से बहुत ज्यादा आईटी सर्विसेज का लेना देना नहीं है। हमारा आईटी सर्विसेज में हम लोग मार्केट वेट से थोड़ा सा ज्यादा वेट होगा, तो लगभग मार्केट वेट ही समझिए। तो मेरा कोई बहुत उस पर खराब व्यू रहा नहीं है। एक वो सेक्टर है जिसमें कुछ हद तक प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, पर इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है कि उसमें 2% आगे पीछे होता है रेवेन्यू में, तो हम लोग हाहाकार करते हैं। पर बहुत अधिक इंडस्ट्री ऐसी है नहीं जिसमें इतना आपको मालूम रहता है कि लगभग किस रेंज में रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा।
और अभी तो कोई अमेरिका में इतना बड़ा स्लो डाउन अभी तो देखते हैं आता नज़र आता नहीं। अगर आता भी है तो नास्कॉम का डेटा तो यही है कि जब स्लो डाउन आता है तो भारतीय कंपनीज़ का मार्केट शेयर बढ़ता है। वहाँ मुझे कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं नज़र आता। एक आखिरी सवाल, मिड या स्मॉल कैप में कोई इंटरेस्टिंग आइडिया आपने आइडेंटिफाई किया या इन्वेस्ट किया हो रिसेंटली जिसके बारे में आप बात कर सकती हो? नहीं, वो तो देखिए हम देखते हैं सारी कंपनीज 1000 करोड़ मार्केट कैप के ऊपर, तो 1000 से नीचे हम लोग नहीं देखते। 1000 से 5000 वाला जो कैटेगरी है उसमें हम लोग थोड़ा माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, हर तरह से कंपनी के लिहाज से भी। और दूसरा चीज ये भी देखते हैं कि लिक्विडिटी है कि नहीं, कि जब इस तरह के जो रिलेटिवली जो छोटे स्टॉक होते हैं जब चढ़ते हैं तब उसमें लिक्विडिटी रहती है, जब गिरते हैं तब आपको एग्जिट नहीं मिलता। तो हमारा सबसे बड़ा एक वो रहता है प्रिंसिपल कि आप अगर कुछ भी प्रश्न चिन्ह है कि इससे निकल पाएंगे या नहीं तो आप उसमें निवेश नहीं करिए, क्योंकि पेपर प्रॉफिट नहीं दिखाना है हमको। तो हम उस कैटेगरी में पूरा सभी को देखते हैं। अब सेबी का तो जो स्मॉल कैप का डेफिनेशन है वो अब कट ऑफ इतना ज्यादा हो गया है कि वो बहुत स्मॉल कैप रहता नहीं। तो हम रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से वो 5000 करोड़ का देखते हैं, बिकॉज कोई कंपनी का 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो सेबी के हिसाब से वो भी स्मॉल कैप है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से वो नहीं होता। तो हम तो पूरा ही देखते हैं। अब नया स्टॉक कौन सा आएगा वो मैंने कहा 2-3 हफ्ते लगेंगे हमारा, अब रीबैलेंस होगा, ये हर तिमाही पे करते हैं। बाकी तो मैंने आपको सेक्टोरली बता ही दिया। और जैसे एफएमसीजी भी है उसमें हमारे पास सबसे बड़ी कंपनीज नहीं है, उससे नीचे वाली कंपनीज ज्यादा है। ओके, चलिए देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।